नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। प्रज्ञा क्लासेज बीएमआर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनंदन। हमने आपसे वादा किया था कि हम बहुत जल्द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपसे जुड़ेंगे और हम स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड हिंदी के माध्यम से आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर आपको स्कूल व्याख्याता हिंदी और वरिष्ठ शिक्षक हिंदी की कक्षाएं मिलने शुरू हो जाएगी। इससे पहले हमने स्कूल व्याख्याता हिंदी विषय से कैसे बने, वरिष्ठ शिक्षक हिंदी विषय से कैसे बने, रणनीतियां साझा की थी, आपने देखी होगी। और एक हमने ये भी वीडियो बनाया था कि कई विद्यार्थी असमंजस में हैं कि हमें सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रेड की। असमंजस स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों भर्तियां एक साथ आ रही है और ये भर्तियां जो आ रही है, ये भर्तियां आपके लिए स्वर्णिम अवसर हैं, क्योंकि फिर भर्तियां कब आएगी, क्या नियम होंगे, कुछ कह नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वो भी हमने आपको बताया था कि आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। जिनके एमए बीएड है और जो स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम को समझें, उनको लगे कि ये हम अच्छी तरह से 4-5 बार परीक्षा से पहले कर सकते हैं, उन्हें निश्चिंत रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है। और जिनके बीए बीएड है और उन्हें लगता है कि ये पाठ्यक्रम हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उन्हें उसकी तैयारी करनी चाहिए और आपने अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले लिया होगा। आज हम स्कूल व्याख्याता सेकंड ग्रेड दोनों का जो पाठ्यक्रम है, उसमें हिंदी साहित्य इतिहास कॉमन टॉपिक है। उस कॉमन टॉपिक की बात करेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। ध्यान देना, हिंदी साहित्य इतिहास स्कूल व्याख्याता के लिए और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्याता में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड में बीए लेवल का जो पाठ्यक्रम है, उसमें कुछ प्रश्न काव्य शास्त्र के होंगे 8 से 10, और स्कूल व्याख्याता में हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्न आपके 45 के आसपास सीधे होंगे। और जो 11th-12th की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनमें अनिवार्य और ऐच्छिक हिंदी के जो अध्याय हैं, उनसे भी अध्यायों के अंदर प्रश्न होंगे और कुछ प्रश्न 5-10 प्रश्न सामान्य होंगे जो साहित्य इतिहास में हमारे कवर होंगे। तो ऐसी स्थिति में 50-55 प्रश्न आपकी स्कूल व्याख्याता में और सेकंड ग्रेड में 15 के लगभग प्रश्न हिंदी साहित्य इतिहास के सीधे पूछे जाएंगे। और कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में है, अध्यायों के अंदर से प्रश्न आएंगे। कुछ 5-7 प्रश्न सामान्य प्रश्न होंगे जो साहित्य इतिहास से कवर होंगे। इसी तरह आपके सेकंड ग्रेड में कुछ विशेष रचनाकारों की रचनाएं हैं, उनके अंदर से भी प्रश्न आएंगे और वहां से भी कुछ सामान्य प्रश्न आएंगे। जैसे कामायनी का आनंद सर्ग है, तो ये प्रश्न अगर आ गया कि कामायनी में कुल कितने सर्ग है, तो ये आपका साहित्य इतिहास में कवर होगा। तो आज हम हिंदी साहित्य इतिहास का एक खाका आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि हम हिंदी साहित्य इतिहास में क्या पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास में क्या पढ़ना चाहिए और परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम कैसे अटेंड करें। तो हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित आज हम बात करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास 1 वर्ष तक पढ़ाएं तो भी इसके लिए कम समय है, कई जगह 1 महीने में भी पढ़ाया जाता है। और हम आज आपको एक क्लास में संपूर्ण साहित्य इतिहास का एक फ्रेमवर्क आपको बताएंगे, एक खाका बनाकर बताएंगे कि यह साहित्य इतिहास है। क्योंकि हम पिछले 7 वर्षों से ऑफलाइन मोड पर पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन कक्षाओं में हमसे कई बच्चे ऐसे जुड़ते हैं जो शून्य से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा जब बैच लेते हैं तो शून्य से शुरुआत करते हैं और शिखर तक ले जाते हैं। तो यहाँ हम आज शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए जो नए कैंडिडेट हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनके प्राइवेट पढ़ाई की भी होती है, रेगुलर नहीं पढ़े हैं, तो उनको लगता है कि साहित्य और ये साहित्य का इतिहास कैसे। तो साहित्य का इतिहास कैसे होगा, क्या होगा, इसमें क्या पढ़ना है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड में एक कॉमन टॉपिक है, आपको बताया कम अधिक का अंतर है। सेकंड ग्रेड में साहित्य इतिहास के कुछ कम प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में
अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो हिंदी विषय से शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका साहित्य का इतिहास बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस कड़ी में आज हम एक ही क्लास में संपूर्ण साहित्य इतिहास का एक खाका, एक रूपरेखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का इतिहास में हम क्या-क्या पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्य इतिहास परंपरा। साहित्य इतिहास परंपरा सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? साहित्य इतिहास परंपरा। साहित्य इतिहास परंपरा को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। साहित्य इतिहास परंपरा में हम क्या पढ़ेंगे? साहित्य इतिहास परंपरा में हम ये देखेंगे कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा लिखा गया और तब से लेकर आज तक कितने इतिहास लिखे गए हैं। ध्यान देना, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में सबसे पहला जो नाम लिया जाता है वो गारसा दत्तासी का लिया जाता है। गारसा दत्तासी ने 1839 ईस्वी में ईश्वर द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी नाम से फ्रेंच भाषा में इतिहास लिखा, जिसे हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहते हैं। और गारसा दत्तासी को हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ध्यान देना, तासी का इतिहास जिसका पहला भाग 1839 में आया, दूसरा भाग 1847 में आया और द्वितीय संशोधित संस्करण 1871 में 3 भागों में प्रकाशित हुआ। ध्यान देना, इस इतिहास को हम विस्तार से कहाँ लेंगे? साहित्य इतिहास परंपरा का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तब लेंगे। आज हम सामान्य बात कर रहे हैं कि साहित्य इतिहास परंपरा में क्या पढ़ेंगे। तासी के बाद मौलवी करीमुद्दीन के बाद शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और आचार्य शुक्ल तक हम आएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में मील का पत्थर माना जाता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास परंपरा के आधार स्तंभ माने जाते हैं। और उनके समकालीन डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की 2-3 रचनाएं, फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य और उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका तृतीय संशोधित संस्करण डॉक्टर हरदयाल के साथ संपादन में 2009 में प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य संवेदना का विकास, डॉक्टर बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जैसी तमाम रचनाएं हिंदी साहित्य इतिहास में गिनी जाती है और महत्वपूर्ण मानी गई है। इन सभी का हम जो है अध्ययन करेंगे विस्तार से। तो हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में हमने क्या बताया? गारसा दत्तासी से शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान देना, गारसा दत्तासी से पहले कुछ रचनाएं लिखी गई जो परिचयात्मक ग्रंथ के रूप में मानी जाती है। नाभादास का भक्तमाल, गोकुलनाथ की 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता जैसी तमाम और भी रचनाएं हैं, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा में। ध्यान देना, हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा के बाद दूसरा जो हमारा बिंदु होगा वो होगा काल विभाजन नामकरण। ध्यान देना, काल विभाजन नामकरण ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। काल विभाजन नामकरण, काल विभाजन नामकरण में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास में साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और उनके क्या-क्या नाम दिए गए हैं। तो साहित्य इतिहास परंपरा में हमने देखा गारसा दत्तासी से हम शुरुआत मानते हैं, लेकिन गारसा दत्तासी के इतिहास में काल विभाजन नामकरण का प्रयास नहीं है। पहली बार काल विभाजन नामकरण का प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ में किया है। वहाँ तारतम्यता नहीं है। पहली बार उन्होंने काल विभाजन का प्रयास किया, संपूर्ण इतिहास को 11 कालों में विभाजित किया है। उसके बाद में मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन मिलता है, लेकिन व्यवस्थित और सुगठित काल विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में मिलता है, जो उन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में लिखा, जो संशोधित 1940 में हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है। उसमें उन्होंने जो काल विभाजन किया है वो प्रवृत्तियों को केंद्र में रखकर प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन किया है और संपूर्ण इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। पहला उन्होंने आदिकाल नाम दिया, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। फिर पूर्व मध्यकाल, जिसे उन्होंने भक्ति काल कहा है। फिर उत्तर मध्यकाल, जिसे उन्होंने रीति काल कहा है। और फिर आधुनिक काल, जिसे वे गद्य काल की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्य घटना गद्य का आविर्भाव है। तो इस आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन किया और कालों का नामकरण किया है और वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रभावी है,
साहित्य इतिहास में आचार्य शुक्ल का इतिहास मील का पत्थर माना जाता है। तो यहाँ साहित्य इतिहास परंपरा और काल विभाजन नामकरण इससे संबंधित आपके साहित्य इतिहास परंपरा में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पूछे जा सकते हैं। 2-3 प्रश्न काल विभाजन नामकरण को लेकर पूछे जा सकते हैं। अब नामकरण को लेकर फिर जैसे हम कहेंगे मोटे रूप में हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब हम अगर आदिकाल की बात करें तो आदिकाल में अलग-अलग आलोचक अलग-अलग नाम देते हैं। आदिकाल के 8 से 10 अलग-अलग मत मिलते हैं। आदिकाल के नामकरण को लेकर जब हम बात करें तो विस्तार से बात करेंगे, लेकिन यहाँ आदिकाल के अंदर नामकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें विशेष रूप से राहुल सांकृत्यायन का पूछा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। रामकुमार वर्मा संधि उच्चारण काल कहते हैं। आचार्य शुक्ल वीर गाथा काल कहते हैं, लेकिन इसको तार्किक रूप से आदिकाल कहना चाहिए, ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं। तो ये विस्तार से हम जाकर के वहां बात करेंगे। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को जो 4 कालों में विभाजित किया है, उसके बाद में उन्होंने अलग नाम दिए। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल। अब हमारे सामने ये हो गया कि हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने कालों में विभाजित है? 4 कालों में। और सामान्य रूप से वो 4 काल कौन से हैं? ध्यान देना, पहला जो माना जाता है वो आदिकाल। अब आदिकाल के नामकरण को लेकर के अलग-अलग मत मिलते हैं, वो हम विस्तार से वहां बात करेंगे। और दूसरा काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल सामान्य रूप से। तीसरा काल है रीति काल और चौथा काल है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया है। ध्यान देना, कुछ रचनाओं में, कुछ ग्रंथों में 3 कालों में भी विभाजित है। कहाँ है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य जो 3 कालों में है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वहां भी इतिहास 3 कालों में है, लेकिन सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास 4 कालों में विभाजित है। ये काल हमारे सामने। आदिकाल के नामकरण को लेकर जो अलग-अलग मत है वो हम विस्तार से बात आदिकाल के नामकरण की करेंगे, तब करेंगे। भक्ति काल को लेकर कोई विवाद नहीं है। मिश्र बंधुओं ने जरूर माध्यमिक काल कहा, अन्यथा सभी भक्ति काल कहते हैं। रीति काल को लेकर के कुछ नाम मिलते हैं, श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल। और आधुनिक काल को लेकर के वर्तमान काल, गद्य काल नाम मिलते हैं, जहां विस्तार से बात करेंगे जब इसमें जाएंगे तब। अभी हमारे सामने क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास 4 कालों में है। अब बात आती है कि इनका समय क्या है। मोटे रूप में देखें तो आदिकाल का समय अगर हम आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखें, आचार्य शुक्ल के इतिहास को देखें, तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रमी संवत मानते हैं। आचार्य द्विवेदी मोटे रूप में 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी बताते हैं। और फिर भक्ति काल का आचार्य शुक्ल को माने तो 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। और रीति काल का उन्होंने 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी संवत माना है। और आधुनिक काल का समय उन्होंने 1900 विक्रमी संवत से आगे बताया है। यह ज्यादा सही है और अलग-अलग आलोचकों के अलग-अलग मत मिलते हैं, जिसकी बात हम विस्तार से इस टॉपिक को लेंगे तब बात करेंगे। अभी हमारे सामने क्या है? हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास 4 कालों में विभाजित है। अब हम देखेंगे कि 4 कालों में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। पहला है आपका आदिकाल। आदिकाल में हम क्या पढ़ेंगे? ध्यान देना, आदिकाल का जो साहित्य है विविधता का साहित्य है। हम आदिकाल में जब प्रवेश करेंगे तब आदिकाल में सबसे पहले आदिकाल की परिस्थितियों को देखेंगे और फिर आदिकाल की जो सामान्य प्रवृत्तियां हैं उन्हें लेंगे। क्योंकि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। आदिकाल की परिस्थिति अलग थी, साहित्य अलग लिखा गया। भक्ति काल की परिस्थितियां अलग थी, भक्ति एक जन आंदोलन के रूप में सामने आती है, तो साहित्य एक अलग दृष्टिकोण से सामने आता है। रीति काल में भोग विलास का जीवन है, सामंती जीवन है, तो वहां श्रृंगारिकता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसी परिस्थितियां रही है वैसा साहित्य लिखा गया है। आदिकाल के अंदर हम विविधता का साहित्य पढ़ते हैं। तो आदिकाल में हम क्या पढ़ते हैं? साहित्य में आदिकाल में हम क्या पढ़ते हैं? सिद्ध साहित्य। ध्यान देना, सिद्ध साहित्य, इसमें सिद्धों की संख्या पूछी जा सकती है, सिद्धों का समय पूछा जा सकता है, क्षेत्र पूछा जा सकता है। सिद्ध साहित्य के बाद में हम पढ़ते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के बाद हम पढ़ते हैं जैन साहित्य।
जैन साहित्य के संबंध में भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम जो आदिकाल का मुख्य हैं वो है रासो साहित्य। रासो साहित्य को लेकर के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। रासो साहित्य के बाद में लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य के अंदर भी प्रश्न जो पूछे जाएंगे किस तरह के पूछे जाएंगे हम चर्चा करेंगे। और लौकिक साहित्य के बाद में गद्य साहित्य में 2-3 रचनाएं मिलती है, हम इस पर भी जो बात करेंगे। ध्यान देना, सिद्ध साहित्य में सिद्धों का क्षेत्र पूछा जाता है। सिद्ध कहाँ हुए? पूर्वी भारत में हुए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा वहाँ हुए हैं और असम है ये क्षेत्र। सिद्धों का समय क्या है? 8वीं से 13वीं शताब्दी है। सिद्ध संख्या में कितने थे? 84 थे। प्रमुख सिद्धों के बारे में आ सकता है, सरपा है, सबरपा है, लुईपा है, भलीपा है, कणपा है। फिर सिद्धों का साहित्य किस तरह का है? सिद्ध कैसे हैं? निरीश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। सिद्ध साहित्य में मुख्य मुख्य बिंदु क्या? निरात्म्यवाद है या निरात्म्यवाद के साथ साथ संध्या भाषा का पूछा जा सकता है, चर्या गीत पूछे जा सकते हैं। तो इन पर हम विस्तार से बात सिद्ध साहित्य में जाएंगे तब वहां करेंगे। सिद्ध साहित्य के बाद में हम नाथ साहित्य पढ़ते हैं। नाथों का क्षेत्र क्या है? नाथों का कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब ये माना जाता है। और नाथों के संबंध में पूछा जाता कि इनकी संख्या कितनी थी? 9 थी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ है। और नाथों का समय भी 8वीं से 13वीं शताब्दी बताया जाता है। और उसके साथ साथ नाथ साहित्य के बाद में हम आदिकाल में जैन साहित्य पढ़ते हैं। जैन साहित्य राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में लिखा गया है, यानी जैन आचार्य जो हुए यहाँ हुए हैं। तो जैन साहित्य में हम उपदेश की बातें पढ़ते हैं। जैन साहित्य में हम स्वयंभू को पढ़ते हैं, पुष्पदंत को पढ़ते हैं, हेमचंद को पढ़ते हैं, मेरुत्तम को पढ़ते हैं, साथ ही अनेक जैन आचार्यों को पढ़ते हैं, जहाँ रास साहित्य, चरित काव्य हम पढ़ते हैं। ध्यान देना, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य अपभ्रंश में लिखा गया, पूर्वी अपभ्रंश माना जाता है। और आपका जैन साहित्य नागर या शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया माना जाता है। ये अपभ्रंश में या अपभ्रंश प्रभावित हिंदी में लिखा गया है। इनका भी समय वही है। और उसके बाद में आदिकाल का जो प्रमुख साहित्य वो रासो साहित्य हैं। रासो साहित्य को लेकर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, उसके पीछे कारण रासो साहित्य हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के पीछे 12 रचनाएं बताई है। उनमें 4 उन्होंने साहित्यिक बताई है, 8 देश भाषा काव्य की बताई है। ध्यान देना, आचार्य शुक्ल ने जो रचनाएं बताई है उनमें 6 रासो ग्रंथ मिलते हैं। विजयपाल रासो, मीर रासो जो साहित्यिक रचनाओं में है, बाकी 4 रचनाएं और है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो और विशलदेव रासो। इस तरह से रासो ग्रंथों को लेकर के उनकी प्रामाणिकता को लेकर के, अप्रामाणिकता को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इनमें युद्धों का सजीव वर्णन है। और यहाँ रचनाकार जो चारण कवि वे स्वयं युद्धों में भाग लेते हैं, राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं। तो इस तरह से रासो साहित्य जो वीर और श्रृंगार रस प्रधान है, इसको हम पढ़ेंगे। रासो साहित्य डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए। ऊपर का सिद्धनाथ जैन साहित्य अपभ्रंश या भ्रंश प्रभावित हिंदी में है। और रासो साहित्य के बाद में हम लौकिक साहित्य पढ़ते हैं। लौकिक साहित्य में हम अमीर खुसरो को लेंगे। अमीर खुसरो की कविता में प्रारंभिक खड़ी बोली हिंदी का रूप मिलता है। अमीर खुसरो की कविता का लक्ष्य जनता का मनोरंजन माना जाता है। और अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां भी पूछी जाती हैं। अमीर खुसरो के साथ साथ लोक साहित्य में हम ढोला मारूरा दोहा लेते हैं, बसंत विलास को लेते हैं और विद्यापति की पदावली को भी पढ़ा जाता है। पदावली को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो टिप्पणी की थी, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उसको लेकर के आलोचकों में जो समीक्षाएं हुई है उसको लेकर के कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। और फिर गद्य साहित्य में डोडा का राउलवेल है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है और वर्ण रत्नाकर, ये 3 रचनाएं जो है महत्वपूर्ण है। तो इनको हम विस्तार से आदिकाल के साहित्य में लेते हैं। और फिर प्रमुख रचनाकारों को लेकर के या उनकी रचनाओं को लेकर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनको हम टॉपिक वार चलेंगे तब बात करेंगे। आज हमारा उद्देश्य है कि हम साहित्य इतिहास में क्या पढ़ते हैं, तो आदिकाल में ये। और आदिकाल के बाद हम बात करते हैं भक्ति काल की। भक्ति काल हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा काल है। भक्ति काल में हम क्या पढ़ते हैं? भक्ति काल में 2 प्रकार का साहित्य है। भक्ति काल का समय
आचार्य शुक्ल को माने तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत के बीच में बताते हैं। भक्ति काल का साहित्य दो प्रकार का है, एक निर्गुण निर्गुण काव्य और निर्गुण काव्य के साथ साथ दूसरा है सगुण काव्य। ध्यान देना, भक्ति काल का साहित्य दो प्रकार का, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य के अंदर अगर हम जाएंगे तो निर्गुण काव्य के फिर दो उपभेद मिलते हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य और सूफी काव्य। ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्री शाखा कहा, जिसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य कहा है। फिर यहाँ प्रेम मार्गी काव्य कहा, जिसे सूफी काव्य कहा गया है। सगुण काव्य में हम क्या पढ़ते हैं, श्री राम काव्य और श्री कृष्ण काव्य। ध्यान देना, भक्ति काल के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम जो है भक्ति काल की परिस्थितियां कैसी है, प्रवृत्तियां कैसी है, उस पर बात करेंगे। और भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि हम यहाँ शंकराचार्य को भी लेंगे, क्योंकि शंकराचार्य हुए 8वीं शताब्दी में, लेकिन शंकराचार्य का जो प्रभाव था वो बाद में दिखाई देता है। और शंकराचार्य का अद्वैतवाद था, उसकी प्रतिक्रिया में 4 बड़े आचार्य सामने आते हैं। रामानुजाचार्य जो 11वीं शताब्दी में हुए, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य। इन आचार्यों के संप्रदायों को, उनके मतों को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वहां भी हम विस्तार से बात करेंगे। और उसके बाद में दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ साथ भक्ति काल में हम देखते हैं कि भक्ति एक जन आंदोलन के रूप में सामने आती है। और जो आलवारों के माध्यम से दक्षिणी भारत में 7वीं 8वीं शताब्दी में भक्ति, वैष्णव भक्ति सामने आई थी, वो यहाँ उत्तर भारत में उसे लाने का काम रामानंद करते हैं। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में गिने जाते हैं, लेकिन रामानंद का उदार दृष्टिकोण था कि उनकी शिष्य परंपरा में निर्गुणवादी भी हुए, सगुणवादी भी हुए, निम्न वर्ग के भी हुए, उच्च वर्ग के भी हुए। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। ध्यान देना, भक्ति काल में सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो संत काव्य पढ़ते हैं। और संत काव्य में सबसे प्रतिनिधि नाम लिया जाता है वो कबीर का लिया जाता है। और कबीर का समय क्या है, कबीर 1398 में जन्मे, 1518 में चल बसे। तो कबीर एक लंबा जीवन जीते, 120 वर्षों का जीवन जीते हैं। तो कबीर के साथ साथ हम संत काव्य में गुरु नानक को पढ़ते हैं, रैदास को पढ़ते हैं, दादू दयाल को पढ़ते हैं, दादू दयाल के दोनों शिष्यों को, संत रज्जब को और सुंदरदास को पढ़ते हैं। इस कड़ी में हम अन्य संतों को पढ़ते हैं, मलुकदास है, जम्बनाथ है, जसनाथ है, लालदास है। तमाम संतों का हम जो है अध्ययन करेंगे संत काव्य में। और इसी तरह से सूफी काव्य में हम प्रधान अगर माने तो मलिक मोहम्मद जायसी को मानते हैं। सूफी काव्य की शुरुआत कब से हुई, सूफी काव्य को विदेशी धरती का किसने बताया, सूफी काव्य को भारतीय परंपरा से कौन जोड़कर देखता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मुख्य कौन है, जायसी है। जायसी के साथ और भी नाम है, कुतुबन है जिन्होंने मृगावती लिखा, आचार्य शुक्ल यहाँ से इसकी शुरुआत मानते हैं। मुल्ला दाऊद का चंदायन है, राम कुमार वर्मा वहां से शुरुआत मानते हैं। मंझन की मधुमालती है। इस तरह से तमाम रचनाएं, लेकिन केंद्र में कौन है, जायसी है, जिनकी पद्मावत के अलावा उन्होंने अखरावत आखिरी कलाम भी लिखी। तो इस तरह से बाद में नूर मोहम्मद का नाम मिलता है, शेख नबी का नाम मिलता है। तमाम सूफी काव्य में कवि जो है पढ़ते हैं। और इसी तरह से राम काव्य की बात करें तो राम काव्य में प्रमुख जो है वे तुलसीदास है। तुलसीदास का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तुलसीदास के साथ राम काव्य में हम शुरुआत कहाँ से, रामानंद से करते हैं। रामानंद के साथ साथ राम काव्य में अग्रदास, विष्णुदास, ईश्वरदास का भी अध्ययन करेंगे। और तुलसीदास मुख्य है, उनकी रचनाओं को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। और यहाँ श्री कृष्ण काव्य ध्यान देना, श्री कृष्ण काव्य में हम क्या पढ़ते हैं, श्री राम काव्य के बाद श्री कृष्ण काव्य में हम मुख्य रूप से किसको पढ़ते हैं, सूरदास को पढ़ते हैं। ध्यान देना, हमने कहा था भक्ति काल की पृष्ठभूमि में हम दार्शनिक पृष्ठभूमि जो पढ़ते हैं तो वहाँ रामानुजाचार्य तो राम भक्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जो आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य और 3 और छोटे संप्रदाय हैं, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय और हेतरिवंश गोस्वामी का राधा वल्लभ संप्रदाय। ये तमाम संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति से जुड़े हुए हैं।
और संप्रदाय निरपेक्ष कवि पढ़े जाते हैं। रसखान को पढ़ेंगे, राजस्थान की कवियत्री मीराबाई को पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम श्री कृष्ण काव्य में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य कौन है? सूरदास है। तो ध्यान देना, अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है और सदुकड़ी बोली का प्रयोग किया गया। सदुकड़ी भाषा यानी मिश्रित भाषा। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? कबीर की सदुकड़ी को लेकर राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली। ध्यान देना, आलोचक की टिप्पणी सहित आता है तो सदुकड़ी का अर्थ है राजस्थानी पंजाबी खड़ी बोली, आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर की भाषा। और उसके बाद में अगर सूफी काव्य की बात करें जायसी की, तो ये अवधी भाषा में लिखते। अवधी में भी कैसा? ठेठ अवधी में। जायसी सहित तमाम कवि जो प्रेमाख्यान लिखते हैं अवधी भाषा में लिखते हैं। अवधी के साथ साथ कहीं कहीं राजस्थानी ब्रिज का भी प्रयोग हुआ है। और राम काव्य तुलसीदास केंद्र में अगर हम रखें तो तुलसीदास अवधी भाषा में लिखते हैं और कुछ रचनाएं उनकी ब्रिज भाषा में भी है। और श्री कृष्ण काव्य में सूरदास की और तमाम कृष्ण काव्य परंपरा के कवियों की भाषा ब्रिज भाषा रही है। और इस तरह से उनकी रचनाओं को लेकर के, इनके गुरु कौन है, इसको लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे। कबीर की बीजक महत्वपूर्ण है, जैसे का पद्मावत। तुलसीदास की 12 रचना में रामचरितमानस मुख्य है। कवितावली विनय पत्रिका ये भी महत्वपूर्ण है। सूरदास का सूरसागर और उसके अंदर भ्रमर गीत सार जो है महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम कवियों को हम विस्तार से लेंगे, अध्ययन करेंगे इनका कि किस तरह से भक्ति काल के अंदर जो है एक भक्ति जन आंदोलन के रूप में सामने आती है। और उसको रामानंद जैसा उदार दृष्टिकोण है जो भक्ति को पूरी तरह से प्रचारित प्रसारित कर देता है। और भक्ति के उद्भव को लेकर जो मत मिलता है, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि मुगलों की देन है, लेकिन आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि मुगल नहीं आए होते तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो इन तमाम निष्कर्षों की हम बात करेंगे। अब हम विस्तार से टॉपिक लेंगे। भक्ति काल के बाद में हमारा जो तीसरा है, वो तीसरा है हमारा रीति काल। ध्यान देना, तीसरा हमारा है रीति काल। रीति काल का साहित्य 3 रूपों में पढ़ा जाता है। रीति काल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? रीतिबद्ध काव्य। ध्यान देना, रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य के साथ साथ रीति सिद्ध काव्य। यहाँ कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कवि रीति सिद्ध है? रीति सिद्ध काव्य। और तीसरा है रीति मुक्त काव्य। रीति मुक्त काव्य। ध्यान देना, रीति काल के अंदर हम क्या देखते हैं? साहित्य कैसा है? रीति काल की परिस्थितियां कैसी है? भोग विलास का जीवन है, सामंतवाद है। ऐसी स्थिति में जो कवि है वे राजाओं के आश्रय में रहते हैं, जैसा राजा देश होता है वैसी कविताएं लिखते हैं। तो यहाँ श्रृंगारिक काव्य लिखा गया है, इसलिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा देते हैं। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है, कला काल भी कहा गया है। तो रीति काल में हम जो साहित्य पढ़ते हैं वो रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य के रूप में पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य का क्या अर्थ है, रीति सिद्ध का क्या अर्थ है, अलग अलग आलोचकों की अलग अलग है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि जिन्होंने काव्य के नियमों का ध्यान नहीं दिया है और काव्य लिखते समय उसका ध्यान रखा है, जिन्होंने काव्य के नियम स्वयं नहीं बनाए लेकिन काव्य लिखते समय उनका ध्यान दिया, डॉक्टर नगेंद्र बिहारी जैसे कवि को रीतिबद्ध कवि कहते हैं। ध्यान देना, सामान्य रूप से बिहारी क्या है? रीति सिद्ध कवि है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि वे कवि जिन्होंने काव्य के नियम स्वयं नहीं बनाए लेकिन काव्य में उनका ध्यान रखा, वे रीतिबद्ध कवि है। बिहारी जैसे कवियों को वहां देते हैं स्थान। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिनका ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, जिसमें वे कहते हैं कि वे कवि जिन्होंने काव्य के नियम लक्षण बनाए, वे कवि रीतिबद्ध कवि है। और इस कड़ी में वे रीतिबद्ध कवियों में केशव, चिंतामणि त्रिपाठी, भिखारीदास, मतीराम, भूषण को स्थान देते हैं। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि वे कवि जिन्होंने काव्य के लक्षण ग्रंथ स्वयं नहीं लिखे लेकिन काव्य के नियमों का ध्यान रखा, वे कवि रीति सिद्ध कवि है। वे कवि कौन है? बिहारी। ध्यान देना, बिहारी को डॉक्टर नगेंद्र रीतिबद्ध कवि कहते हैं, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहते हैं। सामान्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है कि रीति सिद्ध कवि कौन है, तो आपका उत्तर क्या होगा? बिहारी है। और ये वर्गीकरण जो ये मिलता है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के इतिहास में मिलता है। वहां भी रीतिकाल को नाम श्रृंगार काल देते हैं, लेकिन 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। वो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त में करते हैं। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें
तो आचार्य शुक्ल केशव को भक्ति काल के फुटकल कवियों में स्थान देते हैं और रीति काल का वर्गीकरण जब करते हैं तो आचार्य शुक्ल दो भागों में करते हैं, रीति ग्रंथकार कवि, रीति काल के अन्य कवि। वहां रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में और विशेष रूप से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत, जिसमें रीति काल के कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। तो ध्यान देना, सामान्य रूप से बिहारी क्या है, रीति सिद्ध कवि है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की टिप्पणी पूछी जाती है तो वे रीतिबद्ध मानते हैं। और सामान्य रूप से रीतिबद्ध कवि कौन है? वे जिन्होंने काव्य के लक्षण ग्रंथ लिखे फिर उसको आधार बनाकर कविता लिखी। और रीति सिद्ध कवि कौन है? जिन्होंने स्वयं लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे लेकिन लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए कविता लिखी, वे रीति सिद्ध है। और वो कौन है? बिहारी। और रीति मुक्त कवि कौन है? जिन्होंने स्वच्छंद रूप से कविता लिखी, जिन्होंने किसी तरह के नियमों का पालन नहीं किया, स्वच्छंद उन्मुक्त कविता लिखी, वे कवि कौन है? घनानंद आलम बोधा और ठाकुर। तो यहाँ हम इसमें क्या पढ़ते हैं? रीतिबद्ध काव्य में किसे पढ़ते हैं? केशव को पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र इनको भक्ति काल में स्थान देते हैं, लेकिन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, शिव कुमार शर्मा रीति काल में स्थान देते हैं। केशव के बाद में चिंतामणि त्रिपाठी। ये भी प्रश्न आता है कि रीति काल के प्रवर्तक कौन है? सामान्य रूप से रीति काल के प्रवर्तक कौन है? अगर सीधा प्रश्न आए तो उत्तर होगा केशव। लेकिन अगर टिप्पणी पूछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे बताया, तो आपका उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी। क्योंकि वो कहते हैं कि केशव के बाद एक परंपरा रुक गई थी, चिंतामणि त्रिपाठी से वो परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि उनकी कवि कुल कल्पत्रु 1650 में आती है और केशव की रसिक प्रिया 1591 में, कवि प्रिया 1601 में आती है। तो एक बड़ा अंतर आता है। और उसके बाद में आपके रीतिबद्ध काव्य में कौन कौन पढ़ेंगे, किन किन कवियों को पढ़ेंगे हम? केशव को पढ़ेंगे, चिंतामणि त्रिपाठी, देव, भिखारीदास, मतीराम, भूषण, जिन्हें हम रीति काल का अपवाद का कवि कहते हैं, क्योंकि रीति काल में श्रृंगार रस की कविता लिखी गई है। भूषण एक ऐसे कवि है जो वीर रस के कवि हैं। और फिर रीति सिद्ध काव्य में हम सामान्य रूप से बिहारी का अध्ययन करेंगे। उनकी बिहारी सत्सय को लेकर के अनेक टीकाएं लिखी गई है, बिहारी को लेकर आलोचकों की टिप्पणियां भी हम लेंगे। और फिर रीति मुक्त काव्य में हम घनानंद आलम बोधा का अध्ययन करेंगे। इस तरह से हम रीति काल में, ध्यान देना, रीति काल की जो भाषा है वो ब्रिज भाषा है। हम रीति काल को विस्तार से जो हम लेंगे तब बात करेंगे। अब हम बात करते हैं रीति काल के बाद जो हमारा चौथा है वो है आधुनिक काल। ध्यान देना, आधुनिक काल में हम हिंदी साहित्य इतिहास में क्या पढ़ेंगे? आधुनिक काल में यहाँ आते ही हम 2 भागों में देखते हैं साहित्य इतिहास को। एक हम देखते हैं गद्य। ध्यान देना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की प्रधान साहित्यिक घटना क्या बताई है? गद्य का आविर्भाव। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव है। इस आधार पर आचार्य शुक्ल आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा देते हैं। ध्यान देना, अब यहाँ आधुनिक काल में गद्य का इतिहास अलग पढ़ेंगे और पद्य काव्य का इतिहास अलग पढ़ेंगे। ध्यान देना, काव्य का इतिहास अलग पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम काव्य की बात करें तो काव्य की पहले बात करें तो काव्य में हम क्या क्या पढ़ते हैं? काव्य की बात करें तो काव्य में आधुनिक काल को कई उपकालों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल को कई उपकालों में विभाजित किया गया। आधुनिक काल के अंदर सबसे प्रारंभ में हम आधुनिक काल के जो गद्यकार हुए हैं, सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, सदाशुक लाल है, इंसा अल्लाह खां है, इनको पढ़ेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम काव्य की अगर बात करें तो काव्य में सबसे पहला जो काल आता है वो भारतेंदु युग आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने गए हैं। 1850 में उनका जन्म हुआ। मात्र 34-35 वर्ष की उम्र में उन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। वे एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक संस्था थे और भाषा के प्रति भी वे सजग थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिन्होंने नाटक भी लिखे। उनके मौलिक नाटक कौन से हैं, अनुदित नाटक कौन से हैं, उनकी काव्य कृतियों को लेकर के, उनकी समीक्षाओं को लेकर के, उनकी पत्र पत्रिकाओं को लेकर के तमाम तरह के प्रश्न आते, तो वहाँ हम विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ काव्य में सबसे पहला जो है वो भारतेंदु युग है। अब भारतेंदु युग में कौन कौन साहित्यकार हुए हैं, भारतेंदु मंडल में किसे स्थान दिया गया है, उनका हम अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग में विशेष रूप से बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन है, प्रताप नारायण मिश्र है,
जगमोहन सिंह है, राधा कृष्ण दास है, राधा चरण गोस्वामी हैं। ये तमाम साहित्यकार किसी न किसी पत्रिका से जुड़े हुए हैं। जगमोहन सिंह को छोड़ दे तो अन्य तमाम साहित्यकार किन-किन पत्रिकाओं से जुड़े, ये भी प्रश्न जो है आता है। ब्राह्मण से कौन जुड़े हुए, या प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या है? ठीक है, इस तरह के कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु युग में मुख्य क्या है? भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता है, वहाँ राष्ट्रभक्ति के साथ राज्यभक्ति भी हमें मिलती है। लेकिन एक बात भारतेंदु युग की, कि यहाँ कविता ब्रज भाषा में लिखी गई है। कुछ कविताएँ, गिनी-चुनी कविताएँ खड़ी बोली में हैं, अन्यथा काव्य की भाषा यहाँ ब्रज भाषा है, क्योंकि आधुनिक काल से पहले रीतिकाल पूरा ब्रज भाषा में लिखा गया है। भारतेंदु युग के बाद जो दूसरा है उपकाल आधुनिक काल का, वो द्विवेदी काल है। द्विवेदी युग जिसे हम कहते हैं। द्विवेदी युग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? द्विवेदी युग जो नाम दिया गया है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर दिया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तत्कालीन साहित्यकारों को एक नई प्रेरणा दी और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उनकी रचनाओं को परिष्कृत करने का काम किया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया है। ध्यान देना, समय की दृष्टि से देखें तो भारतेंदु युग का समय क्या है? 1850 से 1900। द्विवेदी युग का समय क्या है? 1900 से 1918। तो द्विवेदी युग के अंदर हम बड़े कवियों को पढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं को पढ़ते हैं, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ते हैं, जिन्हें हम राष्ट्रीय कवि कहते हैं। यहाँ श्रीधर पाठक को पढ़ते हैं, जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। यहाँ हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को पढ़ते हैं, जो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, जिनकी प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य हैं। और इसी तरह से हम जो है द्विवेदी युग में ऐसे तमाम कवि, जगन्नाथ दास रत्नाकर को पढ़ते हैं, रामनरेश त्रिपाठी को पढ़ते हैं। तमाम कवियों का हम जो है विस्तार से अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग के बाद में आधुनिक काल में तीसरा जो आता है, वो आता है छायावाद। ध्यान देना, छायावाद, इसका अगर समय माने तो इसका समय 1918 से 1938 के बीच में डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। 1918 में क्यों मानते हैं? क्योंकि 1918 में झरना प्रकाशित हो चुका था। क्योंकि झरना से पहले सूर्यकांत त्रिपाठी की जूही की कली 1916 में आ चुकी थी। फिर पंत की रचना उच्छ्वास आती है। फिर महादेवी वर्मा थोड़ा पीछे आती है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मोटे रूप में 1918 से छायावाद की शुरुआत मानी गई। 1938 तक छायावाद का काल रहा। छायावाद में जो प्रतिनिधि कवि पढ़े जाते हैं, 4 कवि पढ़े जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को पढ़ते हैं, जो 1889 में जन्मे। फिर हम पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो 1896 में जन्मे। और फिर पंत 1900 में जन्मे और महादेवी वर्मा 1907 में जन्मी। तो इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती हैं। छायावाद को लेकर आलोचकों की टिप्पणियां पूछी जाती, छायावाद क्या है, किसने कहा छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां छायावाद को हम विस्तार से लेंगे, तब वहां बात करेंगे। देखिए, छायावाद में खड़ी बोली है ही, लेकिन इससे पहले भारतेंदु युग में हमने क्या कहा था? काव्य ब्रज भाषा में लिखा गया। और द्विवेदी युग में कविता में भी खड़ी बोली ने प्रवेश कर दिया, यानी यहाँ कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। भारतेंदु युग में कविता, कुछ कविताएं खड़ी बोली में, अन्यथा कविता की मुख्य भाषा क्या? ब्रज भाषा। पर द्विवेदी युग में काव्य का स्थान भी खड़ी बोली ले लेती है। भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति के साथ राज्यभक्ति थी, लेकिन द्विवेदी युग में राज्यभक्ति प्रधान है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि है। और छायावाद में एक अलग हम रहस्यवाद भी पाते हैं। छायावाद का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक है। छायावाद की समीक्षा जो की गई है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, और छायावाद के सबसे बड़े आलोचक नंदुलाल वाजपेयी, तमाम आलोचकों को हम पढ़ेंगे। छायावाद के बाद में जो है वो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का उपकाल प्रगतिवाद है। छायावाद को कल्पना की कविता भी कहा गया है, प्लायन का काव्य भी कई आलोचक कहते हैं। प्रगतिवाद का समय 1936 से 43 मान सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में छायावाद को 38 तक बताया गया, लेकिन प्रगतिवाद का समय 36 में इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 1936 में लखनऊ में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखकों का जो एक सम्मेलन होता है, उसके बाद में इसकी शुरुआत मान सकते हैं। तो प्रगतिवादी काव्य जो है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं, जन भाषा में लिखा गया है। यहाँ शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश कवि व्यक्त करते हैं और शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव रखते हैं। प्रगतिवाद में मुख्य कवियों में नागार्जुन का नाम लिया जाता है, केदारनाथ अग्रवाल का नाम लिया जाता है, त्रिलोचन का नाम लिया जाता है। ये
प्रमुख कवि है। और प्रगतिवाद के बाद हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में आधुनिक काल में पद्य में प्रयोगवाद। ध्यान देना, प्रयोगवाद का समय 1943 माना जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे समय सीमा कम होती जाती है। प्रयोगवाद का समय क्या माना गया? 1943। 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे तार सप्तक पत्रिका लेकर आते हैं। तार सप्तक में 7 कवि संकलित है। तार सप्तक के 4 खंड आते हैं। पहले वाले 3 खंड 8-8 वर्ष के अंतर में 1943 में, 1951 में, 1959 में। फिर चौथा खंड 20 साल बाद आता है। प्रत्येक खंड में 7-7 कवियों को अज्ञे ने संकलित किया है और प्रयोगवाद की घोषणा करते हैं। वे कहते हैं कि ये कवि राहों के अन्वेषी हैं। और प्रयोगवाद के ठीक बाद में आपके आता है नई कविता। प्रयोगवाद के समानांतर 1954 में नई कविता, 53-54 में नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। तो 1954 में अज्ञे ही इलाहाबाद ये एक आकाशवाणी कार्यक्रम में नई कविता की घोषणा करते हैं। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी कौन है? अज्ञे हैं। नई कविता के प्रवर्तक कौन है? अज्ञे हैं। और इन कवियों को एक साथ ही पढ़ते। प्रयोगवाद के जो कवि है, चाहे हम अज्ञे की बात करें, चाहे मुक्तिबोध की बात करें, चाहे अन्य कवियों की बात करें, भारत भूषण अग्रवाल की बात करें, तो ये तमाम कवि इसमें पढ़ते हैं। और उसके बाद में आपके हम पढ़ते हैं नई कविता के बाद में साठोत्तरी कविता। 60 के दशक के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता कहा गया है। साठोत्तरी कविता के बाद में जो अगला हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं समकालीन कविता। ध्यान देना, समकालीन कविता 70-80 के दशक के बाद की कविता को समकालीन कविता कहा गया है। नई कविता के जो कवि है, साठोत्तरी कविता में वही है और समकालीन कविता में भी वही है। तो यहाँ हम तमाम कवियों को, मुक्तिबोध को, केदारनाथ सिंह को, फिर हम समकालीन कविता में अगर हम देखें चंद्रकांत देवताले को, लीलाधर जगुड़ी को, तमाम कवियों का हम जो है अध्ययन करते हैं। इनको लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनकी प्रवृत्तियों को लेकर पूछा जा सकता है या इनकी रचनाओं को लेकर पूछा जा सकता है। तो यहाँ हम आधुनिक काल में काव्य को हमने पहले इसलिए लिया क्योंकि हम काव्य का इतिहास ही रीति काल तक पढ़ते हैं। आधुनिक काल में ये लेंगे। फिर हम आधुनिक काल के अंदर अगर हम गद्य की बात करें तो आधुनिक काल का जो गद्य है उसमें हम कथा साहित्य भी पढ़ते हैं और कथेतर साहित्य भी पढ़ते हैं। आधुनिक काल के गद्य में हम किन किन विधाओं का अध्ययन करेंगे और उनका किस तरह से अध्ययन किया जाएगा, ध्यान देना। यहाँ हम नाटक भी देखेंगे। नाटक के साथ एकांकी का अध्ययन किया जाएगा। ध्यान देना, गद्य विधाओं में नाटक की शुरुआत कब हुई? आचार्य शुक्ल आनंद रघुनंदन से मानते हैं। भारतेंदु जी अपने पिताश्री के नहुस नाटक से नाटक की शुरुआत मानते हैं। और फिर नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु युग में कई नाटक लिखे गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ने मौलिक नाटक भी लिखे, अनुदित नाटक भी लिखे। कई बार पूछा जाता है कि उनका ये अनुदित नाटक किसका अनुवाद है, या मौलिक नाटकों में पूछा जाता है विषय वस्तु को लेकर के। भारतेंदु युग के बाद में हम जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखकर हिंदी साहित्य इतिहास में नाटकों का काल विभाजन किया गया है। प्रसाद युग पढ़ते हैं। प्रसाद युग के बाद में प्रसाद के नाटकों की क्या विशेषताएं हैं? उनके नाटक ऐतिहासिक नाटक है, राष्ट्रीयता उनके नाटकों में है। प्रसादोत्तर युग में हम कई नाटककारों को पढ़ते हैं। उनमें हम मोहन राकेश को पढ़ते हैं और साथ साथ में हबीब तनवीर, भीष्म सानी जैसे तमाम नाटककारों को पढ़ते हैं। नाटक साहित्य में हम लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर जैसे तमाम नाटककारों को पढ़ते हैं। तो यहाँ नाटक का स्वरूप क्या है, नाटक के तत्व कितने हैं, एकांकी किसे कहते हैं, एकांकीकारों में विशेष रूप से डॉक्टर राम कुमार वर्मा को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तमाम नाटककारों और एकांकीकारों को हम पढ़ेंगे। और नाटक के बाद हमारा आधुनिक काल में उपन्यास मुख्य हैं। उपन्यास पहला कौन सा लिखा गया? कई आलोचक श्रीदाराम फुल्लुरी की भाग्यवती को मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास के परीक्षा गुरु को मानते, जो 1882 में लिखा गया, क्योंकि भाग्यवती 1877 में आ चुका था। फिर कौन कौन से उपन्यास लिखे गए और उपन्यासों में प्रारंभिक उपन्यास कैसे थे, और फिर बाद में प्रेमचंद ने उपन्यासों को क्या दिशा दी और प्रेमचंदोत्तर युग में कौन से उपन्यास लिखे गए। तो यहाँ हम उपन्यासों का काल विभाजन देखते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग, फिर प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंदोत्तर या स्वातंत्रोत्तर युग के नाम से भी हम पढ़ते हैं। तो उपन्यास कथा साहित्य में पढ़ा जाता है जिसमें 6 तत्व होते हैं।
कथा साहित्य में हम उपन्यास और कहानी को भी देखते हैं, तो ध्यान देना उपन्यास को लेकर के हम विस्तार से बात करेंगे कि कौन-कौन से उपन्यास प्रमुख लिखे गए हैं और उन उपन्यासों की मुख्य विशेषताएँ क्या है? तो उपन्यासकारों को लेंगे। उपन्यास के साथ-साथ हम कहानी विधा को भी लेते हैं। यहाँ ध्यान देना, नाटक का काल विभाजन करते समय जयशंकर प्रसाद को केंद्र में रखते हैं। उसी तरह उपन्यास कहानी का काल विभाजन करते समय हम मुंशी प्रेमचंद को केंद्र में रखते हैं, क्योंकि कहानी के क्षेत्र में भी प्रेमचंद का नाम बहुत बड़ा नाम है। अब कहानी को लेकर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रारंभिक कहानियाँ, जैसे हिंदी की पहली कहानी कौन-सी है? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, जो सरस्वती में 1900 ईस्वी में छपी थी। उसके बाद में जो भी प्रारंभिक कहानियाँ हैं, 11 वर्ष का समय है, कानों में कंगना है और इस तरह की कहानियाँ, प्लेग की चुड़ैल है, राखी बंध भाई है और 1915 में गुल्लेरी की कहानी उसने कहा था आई थी। ये तमाम कहानियाँ पूछी जाती है कि इस कहानी के रचनाकार कौन हैं? और उसके बाद में प्रेमचंद युग में मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। और फिर प्रेमचंदोत्तर युग में कई कहानी आंदोलन सामने आते हैं। कहानी, समकालीन कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, सहज कहानी, इनके प्रवर्तक कौन रहे हैं, इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। और फिर कहानीकारों की प्रमुख कहानियाँ, उनको लेकर के जी प्रश्न पूछे जाते हैं। नाटक, उपन्यास, कहानी के बाद में हम बात करें तो यहाँ निबंध विधा को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधों की शुरुआत कब मानी जाती है? भारतीय हिंदी युग में मानी जाती है। कई आलोचक बालकृष्ण भट्ट को हिंदी निबंध का जनक मानते हैं। और निबंधों में महत्वपूर्ण जो नाम आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है। निबंधों का काल विभाजन भी शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग के रूप में किया जाता है, क्योंकि शुक्ल से पहले भारतेंदु के समय भी निबंध लिखे गए, तो भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी के समय जो लिखे गए द्विवेदी युग, फिर शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग नाम से किया जाता है। निबंधों की कौन-कौन सी शैलियाँ हैं, वर्णन प्रधान निबंध कैसे हैं, विवरण प्रधान कैसे हैं, भावात्मक, विचारात्मक निबंध कौन से, या ललित निबंध किसने लिखे? तो इस तरह से तमाम जो निबंध है, किस तरह के निबंध है, निबंधों के प्रकार कौन से हैं, उनकी शैलियाँ कैसी है, इन पर जो हम विस्तार से बात करेंगे। ध्यान देना, भारतीय युग में जो साहित्यकार थे, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से निबंध विधा के द्वारा जनमानस से जुड़े हुए थे। निबंध के साथ-साथ हम आलोचना को भी पढ़ते हैं। ध्यान देना, निबंध आलोचना में हम केंद्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखते हैं। आलोचना में आलोचना का अर्थ समीक्षा से लिया गया है, इसको नकारात्मक रूप में नहीं लेना है। यानी किसी रचनाकार की रचना के गुण दोषों की परख करना ही आलोचना है। कोई कवि तब पाठक वर्ग के बीच में उभर कर सामने आता है जब कोई आलोचक उसको स्थापित करता है। अगर हम कहें कि गोस्वामी तुलसीदास को स्थापित करने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, या कबीर को स्थापित करने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो ये समीक्षा के माध्यम से सामने आता है कि कोई कृति अगर प्रमुख है या चर्चित है तो क्यों है। तो ये समीक्षा या आलोचना, इसमें भी केंद्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को रखा जाता है। शुक्ल पूर्व आलोचना, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। आलोचना के कितने भेद है, किन किन रूपों में आलोचना होती है? सैद्धांतिक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, फिर हम वर्तमान संदर्भ में मार्क्सवादी आलोचना को पढ़ते हैं। मार्क्सवाद हमारे पाठ्यक्रम में भी है। तो ये मुख्य विधाएं, मुख्य विधाओं के साथ साथ आपके अन्य विधाएं जो है वो है आत्मकथा। हिंदी में पहली आत्मकथा कौन सी लिखी गई? जैसे बनारसी दास जैन की अर्थकथानक को मानते हैं। फिर आत्मकथाओं में मुख्य कौन हुए जिन्होंने आत्मकथा लिखी है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में, ऐसी तमाम आत्मकथाएं जिनका हम अध्ययन करेंगे। और आत्मकथा के साथ पर कथा, जिसे जीवनी कहते हैं। हिंदी में जीवनियां कितनी लिखी गई है? बहुत कम मात्रा में। जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार हैं उनके जीवन को केंद्र में रखकर जो जीवनियां लिखी गई है वो बहुत कम है। राजनीतिज्ञों को लेकर के जीवनियां लिखी गई, उसको लेकर के प्रश्न बहुत कम आते हैं। साहित्यकारों को केंद्र में रखकर कौन सी जीवनी लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, इनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा किसके जीवन पर केंद्रित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर केंद्रित है। या रामलाल शर्मा ने निराला की जीवनी लिखी है, निराला की साहित्य साधना नाम से। इस तरह की जो जीवनियां लिखी गई है उनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आत्मकथा जीवनी के बाद में संस्मरण को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्मरण
और साथ में रेखा चित्र विधा भी इससे जुड़ी हुई है। संस्मरण और रेखा चित्र, संस्मरण रेखा चित्र में बड़ा अंतर नहीं है। संस्मरण का संबंध अतीत से होना अनिवार्य है, अतीत से होता है, और संस्मरण उनका लिखा जाता है जिनके साथ हमारे आत्मीय संबंध रहे हैं। रेखा चित्र शब्दों के माध्यम से बनाया गया चित्र होता है, अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है, लेकिन उसका आत्मीय संबंध उसके साथ रहा हो ये जरूरी नहीं है, तो थोड़ा अंतर है। संस्मरण रेखा चित्र में जो प्रमुख नाम है वो महादेवी वर्मा का लिया जाता है। महादेवी वर्मा के साथ अन्य कई और संस्मरण का रेखा चित्रकार हुए, लेकिन महादेवी वर्मा प्रमुख संस्मरण का रेखा चित्रकार है। तो इस तरह से संस्मरण रेखा चित्र के साथ साथ आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज भी है। रिपोर्टाज को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी आंखों देखी कानों सुनी घटना को लेकर जो रिपोर्टाज लिखे गए हैं, चाहे वो रांगे रागों का हो या रेणु जी की रिपोर्टाज हो, इनको लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। रिपोर्टाज के अलावा यात्रा वृत्तांत पे चूंकि स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम में नहीं है, और डायरी शैली भी है, डायरी को लेकर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और फिर हिंदी में हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं हिंदी संस्थाएं। हिंदी की कौन कौन सी संस्थाएं हैं, जैसे नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 में हुई। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई। और हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 में। इस तरह की दक्षिणी भारत प्रचार सभा, इस तरह की जो हिंदी सेवी संस्थाएं हैं उनको लेकर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न पूछे जाते हैं पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं हमने आपको पहले बताया, आधुनिक काल में भारतेंदु युग में ये दौर शुरू होता है पत्र पत्रिकाओं का, और साहित्यकार किसी न किसी पत्र पत्रिका के साथ जुड़े हुए, चाहे संपादन कर रहे हो या उसमें उनका साहित्य छप रहा हो। पत्र पत्रिकाओं में हम हिंदी की पहली पत्रिका के रूप में अगर देखें तो उदंत मार्तंड को मानते हैं, जो 1826 में कोलकाता में निकली, जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में। फिर पत्र पत्रिकाओं में चर्चित कौन कौन सी है, जैसे सरस्वती पत्रिका है, लंबे समय तक चली। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1900 से 1918 तक उसका 1903 से 1920 तक उसका संपादन किया। सरस्वती पत्रिका 1900 से 76 तक चलती है। प्रारंभ में 5 संपादक है, फिर श्याम सुंदर दास रहते हैं। 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में उन्होंने नवोदित साहित्यकारों को प्रेरित किया और भाषा को परिष्कृत किया। तो इस तरह से और तमाम पत्रिकाएं हैं, जैसे आज बाबूराव विष्णुराव पराड़कर के समय जो है चर्चित हो गया था, चांद है, कर्मवीर है, इस तरह की तमाम पत्रिकाएं। प्रेमचंद की अगर बात करें तो हंस है उनका, जागरण है, माधुरी है। इस तरह के आज के संदर्भ में अगर देखें तो नया ज्ञानोदय है, आलोचना है, इस तरह की तमाम वागार्थ, इस तरह की तमाम पत्रिकाएं हैं। और पत्र पत्रिकाओं के साथ में पुरस्कार को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य को लेकर के। तो इसमें हिंदी में किन किन रचनाकारों को, किन रचनाओं पर ज्ञानपीठ दिया गया? प्रारंभ में रचनाओं को लेकर ज्ञानपीठ दिया जाता था, वर्तमान में रचनाओं को लेकर नहीं दिया जाता, संपूर्ण साहित्य को लेकर दिया जाता है। तो हिंदी में कितने रचनाकारों को ज्ञानपीठ मिला है, या साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रति वर्ष मिलता है, हिंदी भाषा में कौन कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले, किन किन को मिले, इनको लेकर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना, आधुनिक काल में गद्य में हम क्या पढ़ेंगे? प्रारंभ के 4 गद्यकार, लल्लूलाल, सद्दल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसाला खां, फोर्ट विलियम कॉलेज। और फिर हम अलग अलग विधाओं को देखते हैं, नाटक एकांकी को लेते हैं, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, संस्थाएं, पत्र पत्रिका, पुरस्कार। इस तरह से हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। हम एक एक टॉपिक को, एक एक बिंदु को बारीकी से लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ध्यान मनोयोग से कक्षा को सुनेंगे, देखेंगे, तो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास एक बार मेरी कक्षा से जो भी विद्यार्थी गुजरेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास आपका बहुत साउंड होगा, बहुत मजबूत होगा। साहित्य इतिहास से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप सभी का उत्तर देने में समर्थ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन ध्यान देना, आपको जो टॉपिक हम शुरू करवाएंगे, आप टॉपिक को जब आप घर बैठे वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, तो एक अपनी नोटबुक रखें या एक रजिस्टर लिखें, उसमें अंकित करते रहें, क्योंकि मात्र सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के साथ साथ आप लिखने का अभ्यास करेंगे
तो ही आप अधिक समय तक मेमोरी में रख पाएँगे, क्योंकि कोई भी परीक्षा हो तभी सफलता मिलती है जब कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आप मनोयोग से, ध्यान से जुड़ेंगे, समर्पित भाव से जुड़ेंगे। टारगेट एक ही हमारा क्या है? टारगेट एक ही है, स्कूल व्याख्याता बनना है, या टारगेट हमारा है सेकंड ग्रेड बनना है। जो व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनको व्याख्याता बनना है, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी विषय से सेकंड ग्रेड बनना है। एक हमारा उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य को हम पूरा करें, यही हम उम्मीद करते हैं। ध्यान देना, आपको जैसा हमें लगेगा, बोर्ड पे आपको सारा क्लियर किया जाएगा। अगली हमारी जो क्लास होगी हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा की, एक डेमो क्लास आपको मिलेगी, आप उसे देख लेना। और साथ में साहित्य इतिहास के जो-जो टॉपिक लगेंगे हमें, आवश्यकता अनुसार हम आपको ई कंटेंट भी देंगे। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले अधिक से अधिक सेलेक्ट हो। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से जुड़ते हैं, उनका सिलेक्शन हो, हम यही उम्मीद करते हैं। तो मैं विश्वास के साथ आपको बताता हूँ कि आप अगर मनोयोग से जुड़ेंगे, तो आपका परिणाम 100% सकारात्मक रहेगा। आप हमसे जुड़े रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल जो प्रज्ञा क्लासेस बीएमआर है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से आपको सूचना मिलती रहेगी। और जो जुड़ रहे हैं, वे प्रज्ञा क्लासेस बीएमआर ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत जल्द आपको नियमित कक्षाएँ मिलना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद।